हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सभी बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, मज़े कर रहे होंगे। और बच्चों, कैसी चल रही है आप सभी की पढ़ाई। आज हम बच्चों बात करने वाले हैं पीएनएसटी, इसके साथ ही साथ जीएनटी। और अगर आप देखेंगे तो अभी एक और नोटिफिकेशन डला है जिसका नाम है एएनएम। ठीक है बच्चों, तो इन तीनों के क्रेश कोर्स में लेकर के आया हूँ। अगर आप इन तीनों एग्ज़ाम में से कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो बेटा फिजिक्स के लिए आपको कहीं और भटकने की ज़रूरत नहीं है। यूट्यूब पर मैं फ्री आपको क्रेश कोर्स दूंगा, जिसमें जितना सिलेबस पूरा का पूरा है वो सिलेबस कवर करवाया जाएगा। और साथ ही साथ बच्चों, सिलेबस के साथ आप लोगों को बच्चों क्या किया जाएंगे, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जितने थे उसका सॉल्यूशन भी करवाऊंगा। मैं प्रीवियस ईयर पेपर को भी सॉल्व करवाऊंगा। और साथ ही साथ यहाँ पर हम टेस्ट सीरीज भी लगाएंगे, हम चीज़ों को देखेंगे आगे। तो अगर आप भी तैयारी कर रहे हो इन एग्ज़ामों की, तो प्लीज़ आप चैनल पर जुड़ जाएं और अपनी बेस्ट तैयारी करें। ठीक है बच्चों, आप लोगों को मुझे मालूम है जो बायो वाले बच्चे रहते हैं उनको फिजिक्स में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, तो डरने का नहीं है ना। जब टेम्परेचर साथ है तो किस बात का डर है। ठीक है बच्चों, तो चलिए ज़्यादा समय आप लोगों का नहीं लेंगे और वीडियो करते हैं स्टार्ट। आज का पहला लेक्चर है। आज हम बात करेंगे बच्चों बेसिक मैथमेटिक्स के ऊपर, कि आप लोगों को बेसिक मैथमेटिक्स आनी चाहिए, है ना। जो आपके आधारभूत गणित है वो आना चाहिए। अगर वो नहीं आएगा तो आप लोगों से फिजिक्स नहीं बनेगी। तो मैं ज़्यादा डिटेल नहीं कर पाऊँगा, जितनी हमें यहाँ ज़रूरत रहेगी उतना ही पढ़ेंगे हम बेसिक मैथमेटिक्स को। तो आप इस वीडियो को अंतिम तक जरूर देखिएगा, क्योंकि हर एक पॉइंट में, हर एक स्लाइड में आप लोगों को नई नई चीज़ें देखने को मिलेंगी। ठीक है बच्चों, तो करें वीडियो को स्टार्ट। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। देखिए, पहली बात आप देख पा रहे होंगे बच्चों कि ट्रिग्नोमेट्री, यहाँ पर जो बात किया जा रहा है बच्चों, वो बात किया जा रहा है ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर। कि पहला आप देख रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री, कि ट्रिग्नोमेट्री है क्या। ट्रिग्नोमेट्री की अगर बात करूँ बच्चों, तो थोड़ा स्लाइड आपको इंग्लिश मीडियम में दिखेगी, लेकिन हम उसका पूरा का पूरा जो उसके बारे में जो एक्सप्लेनेशन होगा या जो पूरी बातें समझाई जाएगी वो हिंदी में समझाई जाएगी। ठीक है, तो डरने का नहीं है। ट्रिग्नोमेट्री का मतलब है कि बेटा त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति। ठीक है, त्रिकोणमिति है। हम त्रिकोणमिति के बारे में पढ़ेंगे कि त्रिकोणमिति है क्या, है ना। त्रिकोणमिति क्या है, इसको अपन कैसे यूज़ करते हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए बढ़ते हैं आगे। देखिएगा त्रिकोणमिति में, तो सबसे पहले आप लोगों को एक डायग्राम दिख रहा होगा। आप एक रफ डायग्राम दिख रहा है, इस डायग्राम को हम ध्यान से देखते हैं। तो त्रिकोणमिति की बात करें बच्चों, तो त्रिकोणमिति हम कभी भी ना समकोण त्रिभुज में पढ़ते हैं। ये जो आपको दिख रहा है इसे हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, समकोण त्रिभुज कहते हैं। समकोण त्रिभुज में ये आपके पास देखिए यहाँ पर 90 डिग्री बन रहा होगा, समकोण है 90 डिग्री बन रहा है। साथ ही साथ एक एंगल ले लिया गया है, यहाँ एक कोण ले लिया गया है जिसको बोलते हैं थीटा। ठीक है, थीटा कंसीडर किया गया है। देखो, समकोण की सम्मुख भुजा, आमने सामने की भुजा को हाइपोटेनियस, इसका मतलब इस हाइपोटेनियस को हम कर्ण बोलते हैं बच्चों। क्या बोलते हैं इसे, कर्ण बोलते हैं। ये कर्ण होगा आपका। उसके बाद कोण की सम्मुख भुजा को हम अपोजिट साइड, इसका मतलब है इसे हम अपोजिट साइड को क्या बोलेंगे, या तो इंग्लिश में परपेंडिकुलर बोलते हैं या फिर हम इसको क्या बोलेंगे बेटा, लंब बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको, लंब। उसके बाद आप देखेंगे जो एडजेसेंट साइड है बच्चों, इसको हम आधार बोलते हैं। ये क्या हो जाएगा आपका, आधार। ठीक है बच्चों, तो ये आपके पास आधार है। अब ध्यान से देखिए, अगर मैं यहाँ पर कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड आउट करूँ, कि कुछ रिलेशन फाइंड आउट करूँ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का, यानी कि त्रिकोणमितीय फलन का, अगर मैं कुछ जो त्रिकोणमितीय फलन है अपने पास, जो मुख्य त्रिकोणमितीय फलन है 3, उनका अगर मैं फॉर्मूले की बात करूँ या उनकी वैल्यू की बात करूँ, या वो किस रेशियोज में पाए जाते हैं, किस अनुपात में पाए जाते हैं, उसकी बात करूँ बच्चों, तो यहाँ पर ये साइन थीटा है। अब साइन थीटा इज इक्वल टू अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस। तो इसके लिए टेंशन मत लीजिए, मैं यहाँ इसको नोट कर देता हूँ कि आपका साइन थीटा होगा क्या। अगर मैं साइन थीटा के बारे में बात करूँ बच्चों, तो साइन थीटा हमेशा हमेशा लंब बटे कर्ण होता है, लंब बटे कर्ण होता है। अगर मैं बात करूँ बच्चों कॉस थीटा की, तो कॉस जो थीटा होता है बच्चों, वो आपका आधार बटे कर्ण होता है बच्चों। क्या होता है, आधार बटे कर्ण। उसके साथ ही साथ अगर मैं टेन थीटा की बात करूँ बच्चों, तो ये आपका लंब बटे आधार होता है बच्चों। क्या होगा, लंब बटे आधार। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, आपको एक बात याद रखनी है कि जो इस साइन थीटा का जो व्युत्क्रम होता है, उल्टा होता है बेटा,
वो आपका कॉसेक थीटा होता है। अब देखो कॉस थीटा का अगर उल्टा जो होता है वो सेक थीटा होता है, और जो टेन थीटा है बच्चों, उस टेन थीटा का जो उल्टा होता है वो क्या होता है आपके पास, कॉट थीटा होता है। इसका मतलब अगर मैं यहाँ पर बात करूँ बच्चों, अगर मैं यहाँ पर बात करूँ कि साइन थीटा के उल्टे की, रेसिप्रोकल की, उसको बोलते हैं हम बच्चों कॉसेक थीटा। क्या बोलते हैं उसको, कॉसेक थीटा। अब कॉसेक थीटा उल्टा है, उल्टा है का मतलब अगर मान लिया जाए कोई ऐसा आदमी है, ठीक है, ये आदमी है, अगर इस ये ऐसे खड़ा है, अगर मैं इसको क्या कर दूं, इसको मैं पलटा दूं, इसको मैं क्या कर दूं, पलटा दूं, मतलब सर का पैर और पैर का सर कर दूं, मतलब सर का पैर और पैर का सर कर दूं, ध्यान से देखिएगा। तो मैं इसको कुछ ऐसे कर देता हूँ, मान लिया जाए ये ऐसे कर दिया हमने इसको, ठीक है बच्चों, ऐसे कर दिए, तो ये क्या हो गया, ये हमारा उल्टा हो गया। वैसे ही अब इसकी बात कर रहे हैं, इसको उल्टा कर रहे हैं, मतलब कि कर्ण ऊपर चला जाएगा बच्चों, ये कर्ण ऊपर होगा, बटे में क्या हो जाएगा आपका लंब, कर्ण बटे लंब होगा बच्चों, ये क्या हो जाएगा आपके पास, लंब। वहीं आपका अगर मैं कॉस के उल्टे की बात करूं बच्चों, ये सेक थीटा होता है, और सेक थीटा किसका उल्टा है, कॉस का, मतलब ये क्या हो जाएगा, कर्ण बटे आधार। क्या होगा बच्चों, कर्ण बटे आधार हो जाएगा। क्लियर है। उसके बाद इसी प्रकार से मैं अगर टेन थीटा की बात करूं बच्चों, तो टेन थीटा का जो उल्टा क्या है, कॉट थीटा है। तो ये हो जाएगा अपने पास कॉट थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, आधार बटे लंब हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आधार बटे लंब हो जाएगा बच्चों। क्लियर है। वैसे एक रिलेशन दिया गया है यहाँ पर कि कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा, सेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा, और कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन टेन थीटा। क्लियर है ना। अब ध्यान से देखो कि अगर मैं बात करूं, अगर मैं इस फॉर्मूले को कुछ ऐसे नोट कर सकता हूं, ध्यान से देखिएगा, क्या मैं इस फॉर्मूले को कुछ ऐसे नोट कर सकता हूं बच्चों कि मैं साइन थीटा को इधर ट्रांसफर कर दूं, तो ये हमारा साइन थीटा इंटू कॉसेक जो थीटा होगा वो इज इक्वल टू 1 होगा। क्लियर है ना। अब अगर मैं इस सेक को ट्रांसफर करूं इधर, सॉरी कॉस को ट्रांसफर करूं इधर, ये हो जाएगा कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल टू 1। क्लियर है बच्चों। और इस टेन थीटा को ट्रांसफर करूं, ये हो जाएगा आपका टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू 1। आप इन बात को याद रखेंगे। साथ ही साथ आपको और एक फॉर्मूला याद रखना है कि यहाँ पर बेटा जो टेन थीटा होता है ना, टेन थीटा, ये टेन थीटा आपका क्या हो जाता है बेटा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है बच्चों, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। और जो कॉट थीटा होता है ना बच्चों, ये कॉट थीटा आपका क्या हो जाता है बेटा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। क्योंकि देखो टेन का उल्टा कौन होता है, कॉट होता है ना, तो कॉट क्या होगा, देखो ये सर का पैर, पैर का सर, जो अंश का है वो हर हो जाएगा, जो हर का है वो अंश हो जाएगा। क्या यहाँ तक बात क्लियर है बच्चों, यहाँ तक बात क्लियर है, कोई डाउट, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। कोई भी डाउट होता है ना कमेंट जरूर करेंगे, ठीक है बेटा। आगे बढ़ते हैं। अब आता है ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज, जिसको हम टी रेशियोज भी बोलते हैं। सर इसका हिंदी में बता दो, हिंदी क्या होता है। इसका मतलब है, मैं यहाँ बात कर रहा हूँ बच्चों त्रिकोणमितीय, त्रिकोणमितीय, त्रिकोणमितीय अनुपात। अनुपात थोड़ा सा अगर कहीं पर मात्राओं में अगर प्रॉब्लम हो तो मैं माफ़ी चाहूँगा आप लोगों से, क्योंकि मैं हिंदी मीडियम बहुत समय से नहीं पढ़ा रहा हूँ, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम पढ़ाता हूँ, तो थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। तो चलिए कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी मैं पूरा एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। सो ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है आपके पास। अब त्रिकोणमितीय अनुपात है भाई, त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होते हैं, तो आपको ना ये इतनी पूरी वैल्यू नहीं भी लर्न करोगे चल जाएगा, वैसे करना है कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बट आपको ये 90 तक की वैल्यूज़, मतलब आपको एक बात याद रखनी है बच्चों कि ये जो 90 तक की वैल्यू आप लोगों को दिखेगी, ये 90 तक की वैल्यू दिखेगी, इतने को तो लर्न करना ही है, इतने को तो लर्न करना ही, इधर का टेबल। क्लियर है बच्चों। अब आप इसे लर्न करेंगे तो देखो ध्यान से, साइन 0 की वैल्यू 0 डिग्री, साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0, साइन 30 की वैल्यू 1/2, साइन 45 की डिग्री मतलब 45 की वैल्यू 1/√2, साइन 60 की वैल्यू √3/2, और साइन 90 की जो वैल्यू होती है बच्चों वो 1 होती है। याद रखिएगा, इसको निकालने का भी तरीका है, पर हम अभी क्रैश कोर्स पढ़ रहे हैं बच्चों, तो ज़्यादा लंबा नहीं कर पाएंगे, आप बस इन्हें याद रख सकते हैं। वैसे मैं इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं ट्रिग्नोमेट्री की जो टोटल फुल लेंथ वीडियो है बच्चों मैं शेयर कर दूंगा, आप फुल लेंथ वीडियो भी देख सकते हैं, जिसको अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसमें आपकी प्रॉब्लम पूरी पूरी क्लियर हो जाएगी, ठीक है बच्चों। उसी प्रकार से अगर कॉस की बात करूँ ना, तो देखो कॉस का कैसे याद रखोगे आप, ये 0 से 1 चले,
मतलब ये अगर मान लो घर से स्कूल चले तो स्कूल से घर चलना है अपने को, मतलब देखो 1√3/2, फिर 1/√2, 1/2 और फिर 0। क्लियर है ना बच्चों, कोई डाउट नहीं है। सर टेन बता दीजिए। तो भाई साइन अपॉन कॉस, अभी मैंने आपको बताया था जो टेन थीटा होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है बच्चों। अब ये टेन थीटा क्या होता है आपके पास, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है। तो मैं 0/1 करूंगा तो 0 ही आएगा। देखो 1/2 √3/2, मतलब ये 2 से 2 अगर मैं कैंसिल कर दूँ तो क्या आ जाएगा 1/√3। देखो ये 1/√2 1/√2 है, दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो 1 हो जाएगा बच्चों। वैसे ही देखो ये क्या होगा √3/2, 1/2, देखो अपॉन 2 से अपॉन 2 कैंसिल हो गया तो ये √3 आ गया बच्चों। और 1/0 का मतलब है नॉन डिफाइंड, ये डिफाइंड नहीं किया जा सकता। अब ध्यान से देखो इसके रेसिप्रोकल्स यहाँ दिए गए हैं। अब रेसिप्रोकल्स क्या होंगे, उल्टे, सर का पैर पैर का सर, सर का पैर पैर का सर होंगे, याद रखना। तो ध्यान से देखो अगर ये 0 है, 0 का मतलब क्या है सर 0/1 है, सर इसको उल्टा कर दे क्या तो 1/0 होगा, और 1/0 का मतलब है नॉन डिफाइंड। क्या हो जाएगा नॉन डिफाइंड, कि 0 का पहाड़ा पढ़ो ना, शून्य का पहाड़ा पढ़ो ना, एक आते तक आएगा क्या भैया, 0 1 जा 0, 0 2 जा 0, 0 3 जा 0, है ना, मतलब आप इनफाइनाइट तक पढ़ते चले जाओगे तो भी आंसर नहीं आएगा, मतलब ये नॉन डिफाइंड है। क्लियर है ना बच्चों, क्लियर है। तो वैसे ही देखो कॉसेक की जो वैल्यू आ गई है आपके पास, ये नॉन डिफाइंड आ गई। अब देखो ध्यान से साइन का ये उल्टा, देखो 1/2, ये क्या बात अपने पास, ध्यान से देखिएगा बच्चों, ये अगर मैं इस बात को अगर ऐसे बनाने की कोशिश करूँ तो क्या बात है, ये 1/2 है, 1/2 को उल्टा करेंगे तो 2/1, मतलब 2/1 मतलब 2। क्लियर है ना, तो आप इस टेबल को भी स्क्रीनशॉट लेकर के याद कर सकते हो। ठीक है बच्चों, बढ़ जाए आगे, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे बच्चों कि ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज आर जनरल एंगल्स। अब ध्यान से देखिए क्या बात है, मैं आपको बता देता हूँ, इसको हिंदी में हम क्या बोलेंगे कि जो आपके पास जो त्रिकोणमितीय अनुपात है उसके जो सामान्य जो कोण होते हैं वो क्या क्या होते हैं, कैसे होते हैं। तो आप इसे भी स्क्रीनशॉट लेकर के रख सकते हैं, मैं आपको थोड़ा सा इसे एक्सप्लेन करूँगा कुछ देर बाद, एक मैं आपको डायग्राम बता देता हूँ, यहाँ ध्यान से देखिएगा, एक सेकेंड, ओके 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 ओके, यहाँ ही बता देते हैं आप लोगों को, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिए, मैं यहीं पर बताने की कोशिश करता हूँ क्योंकि मैंने आगे स्पेस नहीं दिया है, तो चलिए हम यहीं समझने की कोशिश कर लेते हैं। यहाँ हम एक स्लाइड को यहाँ पर ऐड भी कर सकते हैं, तो चलिए एक हम इसको स्लाइड को ऐड कर लेते हैं, इसको थोड़ा सा हम, एक सेकेंड, ठीक है बच्चों, हम यहाँ पर एक पेज ऐड कर देते हैं, और पेज ऐड करके, एक सेकेंड, चलिए पेज हम ऐड कर देंगे यहाँ पर, और पेज ऐड करके हम एक न्यू स्लाइड ले लेते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए ये न्यू स्लाइड ले ली हम लोगों ने। अब यहाँ पर ध्यान से देखो, मैं कहता हूँ बच्चों आपके पास कि ये मेरे पास एक्स एक्सिस है, बड़े ध्यान से देखिएगा बच्चों, मैंने कहा कि ये मेरे पास एक्स एक्सिस है, ठीक है, ये हमारे पास क्या आ गया, एक्स एक्सिस आ गया। अब मैं कहता हूँ कि मेरे पास ये वाई एक्सिस है, ये आपकी वाई एक्सिस आ गई, ठीक है, एक्स एक्सिस हो गई और वाई एक्सिस हो गई। क्लियर है बच्चों, ठीक है, यहाँ तक दिक्कत नहीं है कोई सर। देखो ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, क्लियर है ना। तो मैंने कहा ये एक्स एक्सिस है, मतलब एक्स, एक्स डैश, वाई और ये वाई डैश। क्लियर है यहाँ तक, ये इसका ओरिजिन होगा, मूल बिंदु होगा, ठीक है, एक्स अक्ष वाई अक्ष हो गया और ये मूल बिंदु हो गया। अब इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, प्रथम चतुर्थांश, इसको क्या बोलते हैं, प्रथम चतुर्थांश, इसको हम बोलते हैं द्वितीय चतुर्थांश, इसको हम बोलते हैं बच्चों तृतीय चतुर्थांश, और इसको बोलते हैं बेटा चतुर्थ चतुर्थांश। इन बातों को आप याद रखेंगे, ठीक है बच्चों। अब ध्यान से देखिए, अब मैं अगर इस प्रथम चतुर्थांश की बात करूं तो इस प्रथम चतुर्थांश में सभी त्रिकोणमितीय अनुपात, लिख देता हूं मैं यहाँ पर, सभी त्रिकोणमितीय, त्रिकोणमितीय अनुपात, मिति अनुपात, अनुपात कैसे होते हैं बच्चों, अनुपात कैसे होंगे, धनात्मक होते हैं। कैसे होते हैं बेटा, धनात्मक होते हैं, धनात्मक होंगे, ठीक है, धनात्मक होंगे। यहाँ याद रखिएगा बच्चों, यहाँ केवल सेकेंड चतुर्थांश में केवल साइन थीटा एंड इसका जो उल्टा होता है कॉसेक थीटा, ये आपके पास धनात्मक दिखेंगे, पॉजिटिव दिखेंगे। बाकी सभी, बाकी सभी, बाकी सभी लिख देते हैं, बाकी सभी कैसे मिलेंगे बेटा आप लोगों को, निगेटिव मिलेंगे, ऋणात्मक मिलेंगे। अब ध्यान से देखो, लेकिन अगर मैं तृतीय चतुर्थांश की बात करूं बच्चों तो यहाँ पर आपका टेन थीटा कॉमा कॉट थीटा ये आपको पॉजिटिव दिखेंगे प्यारे बच्चों, और
बाकी सभी कैसे मिलेंगे आप लोगों को, बाकी सभी आप लोगों को निगेटिव मिलेंगे। कैसे मिलेंगे बच्चों, निगेटिव मिलेंगे। ध्यान से देखेंगे, आगे बढ़ते हैं। तो मैंने कहा फोर्थ चतुर्थांश में आप लोग देखेंगे कि आप लोगों को यहाँ पर कॉस थीटा और इसका उल्टा सेक थीटा, और इसका उल्टा क्या हो जाएगा बच्चों, सेक थीटा, ये आपको कैसे दिखेंगे, पॉजिटिव दिखेंगे। और बाकी सभी कैसे दिखेंगे बच्चों, बाकी सभी ऋणात्मक दिखेंगे बच्चों। कैसे दिखेंगे, ऋणात्मक दिखेंगे, निगेटिव। अब एक बात बच्चों और याद रखिएगा, यहाँ पर एक बात और याद रखिएगा, ये आपका 0 डिग्री होता है, यहाँ पर ये आपका 90 डिग्री होता है, ये 180 डिग्री होता है, और ये 270 डिग्री होता है, और यहाँ अगेन 360 डिग्री होता है। याद रखिएगा बच्चों, 0 डिग्री बोलो आप या 360 डिग्री बोलो, बात एक ही है, इसमें कोई अंतर नहीं है। पढ़ जाए बच्चों आगे, ध्यान से देखो। अब यहाँ पर 0 से लेके 90 यहाँ तक होंगे, 90 से लेके 180 यहाँ होंगे, 180 से 270 यहाँ होंगे, और 270 से 360 यहाँ पर मिलने वाले हैं। क्लियर है ना बच्चों, आगे बढ़े। अब ध्यान से देखो, मैं जो बात बोला हूँ याद करना। देखो कि सभी त्रिकोणमितीय अनुपात पहले चतुर्थांश में धनात्मक, द्वितीय चतुर्थांश में साइन थीटा एंड कॉसेक थीटा पॉजिटिव, बाकी सब निगेटिव। तृतीय चतुर्थांश में आपका टेन थीटा एंड कॉट थीटा पॉजिटिव मिलेगा, बाकी सब निगेटिव मिलने वाले हैं। सेक थीटा एंड कॉस थीटा चतुर्थ चतुर्थांश में पॉजिटिव मिलेंगे, बाकी सभी निगेटिव मिलेंगे। है ठीक है बच्चों, इतनी बात क्लियर है। अब ध्यान से देखो, इसी बात को हम यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं। तो देखो, अगर कहता है साइन 90 प्लस थीटा है, साइन 90 प्लस थीटा, दिस मीन्स 90 प्लस थीटा, मतलब द्वितीय चतुर्थांश में। तो यानी साइन की वैल्यू, अब देखो यहाँ पर साइन की वैल्यू और कॉसेक की वैल्यू पॉजिटिव दिखेगी। देखो साइन की वैल्यू और कॉसेक की वैल्यू पॉजिटिव दिखेगी, बाकी सब आपको क्या दिखेंगे, नेगेटिव दिखेंगे। इसका मतलब ध्यान से देखो कि अगर साइन की वैल्यू देखोगे आप तो पॉजिटिव दिखेगी, ठीक है, साइन की वैल्यू देखो पॉजिटिव दिख रही है। अब ध्यान से देखो, 90 वाला और कोई दिया है यहाँ पर, प्लस में नहीं दिया, चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। यहाँ पर केवल, यहाँ पर हमारे पास केवल तीनों दिया गया है, इसके रेसिप्रोकल या उल्टे नहीं दिए गए, कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको एक दो बता दूंगा। दूसरी बात बच्चों, एक बात और याद रखना कि जो ये आपके पास ऊर्ध्वाधर रेखा है, इस ऊर्ध्वाधर रेखा पर त्रिकोणमितीय अनुपात, जब भी ऐसे 90 प्लस थीटा आ गए, 90 माइनस थीटा आ गए, है ना, 270 प्लस थीटा आ गया, 270 माइनस थीटा आ गया, तो यहाँ पर क्या होंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बदलेंगे। मतलब कि याद रखना, या मतलब मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर इसका जो कंसेप्ट बताने जा रहा हूँ बच्चों, वो याद रखेंगे कि आपका जो साइन थीटा है वो कॉस थीटा में कन्वर्ट होगा, और जो कॉस थीटा है वो साइन थीटा में कन्वर्ट होगा, ठीक है। आपका जो टेन थीटा है बच्चों, वो आपका कॉट थीटा में कन्वर्ट होगा, और जो कॉट थीटा है बच्चों वो टेन थीटा में कन्वर्ट होगा। जो आपका सेक थीटा है बच्चों, वो कॉसेक थीटा में कन्वर्ट होगा, कॉसेक थीटा में कन्वर्ट होगा, और कॉसेक थीटा बच्चों सेक थीटा में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर है? हाँ, लेकिन ये जो आपकी ये कौन सी रेखा है, ऊर्ध्वाधर। कैसी बच्चों, ये ऊर्ध्वाधर रेखा है। और ये कैसी रेखा है बच्चों, ये क्षैतिज रेखा है। कैसी रेखा है, ये क्षैतिज रेखा है। अब ये क्षैतिज रेखा जो मिलती है आपको एक्स एक्सिस, इस पर जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात आते हैं वो बदलते नहीं है। मतलब साइन का साइन, कॉस का कॉस, टेन का टेन, ठीक है, कॉट का कॉट, या सेक का सेक, कॉसेक का कॉसेक। क्लियर है बच्चों? आगे बढ़े, चलिए ध्यान से देखिएगा। अब मैं इसी पर लेकर के कुछ कंसेप्ट बताने जा रहा हूँ, या यहाँ पर हम इस बात को समझने की कोशिश करते हैं। जैसे एक दो मैं आप लोगों को बता देना चाहूँगा। जैसे बच्चों, यहाँ अगर मान लिया जाए आपके पास बोलता है कि जैसे साइन 90 माइनस थीटा, अगर साइन 90 माइनस थीटा है तो इसकी वैल्यू क्या होगी। अब देखो, साइन 90 माइनस थीटा मतलब यहाँ से इधर चल रहे हो आप, कौन से चतुर्थांश में चल रहे हो, पहले चतुर्थांश में चल रहे हो। तो क्या होगा, पहले चतुर्थांश में आप लोगों के पास सभी तो पॉजिटिव मिलने वाले, सभी धनात्मक मिलने वाले। अब देखो, मैंने बोला था 90 माइनस थीटा, मतलब यहाँ पर अगर कोई वैल्यू बात करें 90 में, 270 में, तो ये क्या होंगी, साइन का बदल जाएगा किसमें, कॉस में। कितना आएगा हमारे पास, कॉस, और ये आ जाएगा थीटा। ठीक है बच्चों, वैसे ही अगर मैं बात कर लेता, अगर मेरे पास साइन अगर 90 प्लस थीटा होता बच्चों, तो क्या करता। तो सर आप बोलोगे सर साइन का क्या होगा,
कॉस थीटा होगा। आपने अभी बताया सर हमें कि 90 प्लस थीटा, मतलब कि ऊर्ध्वाधर रेखा वाली बात कर दी है, मतलब बदलेगा, साइन का कॉस होगा। हाँ बच्चों होगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन लेकिन याद रखो बच्चों, दूसरे चतुर्थांश में साइन की वैल्यू कैसी मिल रही है अपने को? पॉजिटिव, इसलिए ये भी पॉजिटिव रहेगा। लेकिन अगर मैंने बोला कॉस अगर आ जाए, कॉस 90 प्लस थीटा आ जाए बच्चों, 90 प्लस थीटा, मतलब ये दूसरा चतुर्थांश भी चले गए। 90 सर बदलेगा सर, हाँ बदलेगा बेटा, क्योंकि कॉस का क्या होगा? साइन होगा। क्या हो जाएगा बच्चों? साइन थीटा। पर याद रखो यहाँ कॉस की वैल्यू देखो, साइन और कॉसिक की वैल्यू पॉजिटिव है, बाकी सब निगेटिव है, बाकी सब निगेटिव है। इसका मतलब यहाँ पर कॉस की वैल्यू कैसी देगा? नेगेटिव दे देगा बच्चों। क्लियर है ना? कोई डाउट नहीं। सिमिलरली आप यहाँ देख सकते हैं, वैसे मैं आप लोगों को बता दूं, अगर यहाँ नहीं समझ में आ रहा है इतना अच्छे से, तो मैं आपको पहले ही बोल चुका हूँ कि आपके यहाँ पर मैं डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस ट्रिग्नोमेट्रिक अनुपात जो त्रिकोणमिति है उसको थोड़ा सा मैंने इंग्लिश मीडियम में पढ़ाया है, वो इंग्लिश मीडियम का है, आप लेकिन वहाँ जा करके उसको देख सकते हैं। एक्सप्लेनेशन पूरा हिंदी में, आप टेंशन मत लीजिए, लिखा इंग्लिश में है बट एक्सप्लेनेशन हिंदी में मिलेगा, तो आप वहाँ जा करके उसको देख सकते हैं। क्लियर है बच्चों? ये सब चीज़ दिया है। देखो मैंने बोला था 180 या 360 एक्स अक्ष वाला है, उसमें चेंज नहीं होगा। देखो साइन साइन है, कॉस कॉस है, टेन टेन है। हाँ, प्लस माइनस कब लग रहा है वो हम इस बात से समझ रहे हैं। बात समझ में आ गई? बड़े आगे चलिए बच्चों, आगे बढ़ते हैं। अब आ गए हैं इंपॉर्टेंट ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलेज। दिस मीन्स हम यहाँ बात करने वाले हैं महत्वपूर्ण 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 सूत्र, है ना? महत्वपूर्ण सूत्र किसके सूत्र है बेटा? ट्रिग्नोमेट्री, मतलब क्या है? त्रिकोणमिति के। ठीक है बच्चों, पहला फॉर्मूला देखोगे कि a प्लस बी इज इक्वल टू, सर a साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b। इसका यूज कहाँ होता है? प्रत्यावर्ती धारा में होता है बच्चों, प्रत्यावर्ती धारा वाले चैप्टर में, है ना? बहुत यूज रहेगा, तो हम थोड़ा अच्छे से समझेंगे इनको। साइन a माइनस बी है तो साइन a कॉस b माइनस कॉस a साइन b होगा। अगर टेन a प्लस बी है बच्चों तो टेन a प्लस टेन बी अपॉन 1 माइनस टेन a इंटू टेन बी होगा। लेकिन अगर साइन 2a है बच्चों, देखो साइन 2a आ गया तो इसका 2 साइन a इंटू कॉस a होगा। हाँ बच्चों, यहाँ एक बात याद रखिएगा कि अगर मान लिया जाए मेरे पास, अगर मान लिया जाए मेरे पास बच्चों कि इस 2, ये 2 के जगह में कुछ नहीं है, मतलब ये 2 छोड़ दिया गया, ये 2 नहीं है बच्चों यहाँ पर, तो याद रखना प्यारे बच्चों, इस 2 के प्लेस में इस 2, अब यहाँ 2 नहीं है, यहाँ 2 नहीं है, इसका मतलब क्या हो गया? पहले एंगल 2a था, मतलब 2 टाइम था, दुगुना था, अब यहाँ पर आधा हो गया, तो यहाँ का भी एंगल आधा हो जाएगा, यहाँ का भी एंगल आधा हो जाएगा। क्लियर है ना बच्चों? याद रखना। अब tan 2a का फॉर्मूला दिया है, सिमिलरली आपको फॉर्मूले दिए गए हैं, आप इन फॉर्मूले को लर्न कर लेंगे। क्लियर है ना बच्चों? क्लियर है? स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है ना, और इसको लर्न कीजिएगा, ये आपको लर्न होनी चाहिए। ठीक है, आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं। अब सर इतनी बातें तो करा दी है, एक बात अब हम आप हमें ये बताइए कि सर इन फार्मूले का यूज़ कैसे करते हैं, सर इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे आते हैं। तो एक क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, मैं इस क्वेश्चन को आपको कराने की कोशिश करता हूँ कि ये क्वेश्चन कैसे बनेगा। क्लियर? जैसे मान के चलिए आपके पास आ जाए, मैं अगर एग्जाम्पल पूछ रहा हूँ, मैं एग्जाम्पल के तौर पर ये क्वेश्चन ले लेता हूँ कि मान लिया जाए सर हमें साइन 45 की वैल्यू पूछे, सर साइन 45 की वैल्यू पूछे, तो सर हमें तो याद है कितना होता है 1/√2। कैसे याद है बच्चों? तो आपने सर आपने अभी बोलेंगे कि आपने तो बताया था हमें अभी कि साइन 45 की वैल्यू 1/√2 होती है, होती है कि नहीं? लेकिन अब एक प्यारा सा क्वेश्चन लेता हूँ बच्चों मैं कि अगर मेरे पास ये क्वेश्चन ना आते हुए अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि सर साइन 15 की वैल्यू कितनी होती है, ठीक है, साइन 15 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है। अब हो गए बेटा, अब तो नहीं बनेगा, है ना? तो बनेगा कोई दिक्कत नहीं। देखो क्या मैं इसको साइन 15 डिग्री को क्या लिख सकता हूँ कि साइन 60, या मैं लिख सकता हूँ इसको 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री। अगर मैं 45 में से 30 को घटा दूँ तो 15 आ जाएगा, आएगा कि नहीं? हाँ। अब क्या ये कंसेप्ट क्या इस फॉर्मूले जैसे दिख रहा है? कौन से वाले? माइनस जैसे दिख रहा है ये फॉर्मूले जैसे? हाँ सर दिख रहा है, तो चलो लिखो ऐसे ही। हम यहाँ पर 45 को a मान लेते हैं और इस 30 को b मान लेते हैं, तो क्या हो जाएगा सर? साइन 45 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री, फॉर्मूले से लिख रहे हैं बेटा, माइनस कॉस 45 डिग्री
और ये हो जाएगा आपके पास साइन 30 डिग्री। क्लियर है ना बच्चों? अब ध्यान से देखो, साइन 45 की जो वैल्यू होगी, साइन 45 की वैल्यू कितनी होगी बच्चों? अभी बताए थे हमने आपको, क्या बताए थे? 1/2, 1/2। ठीक है सर, cos 30 की वैल्यू कितनी होगी? √3/2। याद कर लेना उस टेबल को, ठीक है, माइनस cos 45 की वैल्यू बेटा सर 1/1/√2। और मैं अगर बात करूँ साइन 30 की वैल्यू, तो ये होती बेटा 1/2। क्लियर है? अब इसे आगे सॉल्व करते हैं, तो ध्यान से देखिएगा। इसको अगर मैं सॉल्व करूँ, देखो अंश का अंश में गुना, 1 का गुना √3 में तो √3, और इस 2 का मल्टीप्लाई √2 में करेंगे तो 2√2, माइनस की माइनस। अब ये मल्टीप्लाई करेंगे, देखो 1 का मल्टीप्लाई 1 में तो 1 हो गया, और ये करनी 2 गुना 2 करूँगा तो 2 करनी 2 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर सकते हैं हम, इसका आंसर क्या आ जाएगा? इसका आंसर आ जाएगा प्यारे बच्चों, देखो एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना सेम है, तो ये हो जाएगा 2√2 ही रहेगा, और ये कितना आ जाएगा ऊपर √3/-1। ये आपका क्या हो जाएगा बच्चों? आंसर हो जाएगा। क्लियर है? कोई डाउट? कोई डाउट नहीं होना चाहिए। बड़े बच्चों आगे चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। ये आगे स्मॉल एंगल अप्रॉक्सीमेशन। ये स्मॉल एंगल अप्रॉक्सीमेशन क्या है? ये स्मॉल एंगल अप्रॉक्सीमेशन क्या है? इसका मतलब मैं बता दूं बच्चों कि अगर आपके पास, ये ध्यान से देखना, स्मॉल मतलब छोटा एंगल, अगर आपके पास छोटे से एंगल आते हैं, अब छोटे से एंगल का मतलब है छोटे से कोण आ जाए, छोटे से कोण आ जाए, कोण की वैल्यू बहुत छोटी हो, जैसे बता रहा हूँ आपको। अभी हमने देखा था कि सर 0 डिग्री की वैल्यू, फिर 30 डिग्री की वैल्यू, सर 45 की वैल्यू, सर उसके बाद हमने देखा था 60 डिग्री की वैल्यू, सर 90 डिग्री की वैल्यू। पर अगर मैंने कहा कि अगर मान लो 2 डिग्री का आ गया, तो फिर उसका वैल्यू तो हमको नहीं पता ना, तो उसके लिए मैं बात करने जा रहा हूँ बच्चों, उसके लिए मैं इसको बात करने जा रहा हूँ, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। अब हम बात करते हैं कि अगर आपके पास छोटी वैल्यू आएगी तो क्या बनेगा। ध्यान से देखिए, कहता है इफ थीटा इज स्मॉल, यानी कि अगर आपके पास जो कोण है बच्चों, कोण की वैल्यू बहुत छोटी है, कैसी बेटा? से इज लेस देन 5 डिग्री। इसका मतलब आपके पास जो कोण है, क्या है? कोण है। अगर मैं यहाँ लिखूँ, जो आपके पास कोण जो होगा, वो कोण क्या है बच्चों? 5 अंश से छोटा है, देन साइन थीटा बराबर, यानी अप्रॉक्सीमेट थीटा होगा। मतलब अगर साइन, जैसे एग्जांपल देता हूँ मैं, कि अगर मेरे पास साइन 2 डिग्री है बच्चों, तो मेरे पास इसका आंसर क्या आएगा? 2 ही आएगा। अब एक बात याद रखना, एक बात याद रखना, एक बात याद रखना, क्या लिख रहा है? फिर cos थीटा इज इक्वल टू 1 और tan थीटा इज इक्वल टू थीटा, हियर थीटा मस्ट बी इन रेडियन। यानी जो थीटा होगा, जो कोण होगा बच्चों, वो किस में होगा? रेडियन में होगा। किस में होगा? रेडियन में होगा। ये बड़ी प्यारी बात आ गई सर, ये बात हमको तो समझ में नहीं आ रही है। आपने तो बताया कि साइन 2 डिग्री है, देखो थीटा है तो थीटा आएगा, मतलब साइन 2 डिग्री है तो 2 आएगा, आएगा कि नहीं? है 2 डिग्री आएगा, सिंपल सी बात है, ठीक है, या तो 2 आएगा। अब एक बात समझो, लेकिन अगर मैं यही बोल दूँ कि अगर cos 2 डिग्री है तो 1 आएगा बच्चों, बोल रहा है। अगर मैंने बोला टेन, अगर मैंने बोला टेन 2 डिग्री है तो ये 2 आएगा, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं। पर बोल रहा है थीटा की जो वैल्यू है, एंगल की जो वैल्यू है, कोण की जो वैल्यू है, वो रेडियन में आनी चाहिए। अब रेडियन में आनी चाहिए सर, ये बात तो समझ में ही नहीं है। तो चलिए उस बात को हम यहाँ समझने की कोशिश करते हैं, यहाँ समझने की कोशिश करते हैं कि अगर मैं एक बात बोल रहा हूँ आप लोगों को, एक बात समझिएगा कि अगर आप थीटा को बदलना चाहते हैं, थीटा को बदलना चाहते हैं, अगर मैं थीटा को बदलना चाहता हूँ किसमें? अगर अंश से मैं रेडियन में बदलना चाहता हूँ, है ना? अगर मैं थीटा को किस में बदल रहा हूँ, यानी कोण को मैं किस में बदल रहा हूँ? डिग्री से। किस में? डिग्री से। डिग्री, डिग्री मतलब अंश, है ना? डिग्री से किस में बदल रहे हैं हम? डिग्री से अगर मैं किस में बदलूँ, बताओ जल्दी से बता दो, किस में बदलेंगे? रेडियन में। क्या किस में बदलेंगे? रेडियन में। अगर रेडियन में बदल रहे हैं तो हम क्या करेंगे बेटा? तो हम क्या करने वाले हैं? π/180 का मल्टीप्लाई करेंगे। और अगर मैं रेडियन से, और अगर मैं रेडियन से अगर डिग्री में कन्वर्ट करता हूं बच्चों, तो मैं क्या करूंगा? 180/π से मल्टीप्लाई करूंगा, 180/π से गुणा करूंगा। जैसे एग्जांपल देखो, अगर मेरे पास 30 डिग्री है, अगर मैं इसको रेडियन में लेना चाहता हूँ, तो मैं इस डिग्री को π/180 से गुना करूंगा। 0 से 0 मर गया, 3 से 18 6 बार में मर गया, मतलब सर π/6 रेडियन आ गया। बात समझ में आ गई? पहले क्या था? ये डिग्री था, अब किस में आ गया? रेडियन में आ गया। अब वैसे ही देखो कि सर π/6 रेडियन है, इसको आप डिग्री में कन्वर्ट कर दीजिए, तो हाँ करेंगे, कुछ नहीं,
क्या कीजिए 180 बटे पाई का गुना कर दीजिए। देखो पाई से पाई मर गया, 6 से 6 तिया 18, 3 बार मर गया, और 0 की 0, मतलब ये क्या आ गई आपके पास डिग्री आ गई। क्लियर है? मतलब आप रेडियन से डिग्री में और डिग्री से रेडियन में कोण को बदल सकते हैं। क्लियर है बच्चों? बढ़ जाए आगे। चलिए आते हैं अपने जो टॉपिक्स पर बात कर रहे थे उनकी। तो देखिए सर इसका आंसर क्या आएगा, तो सर रेडियन में बताना है, मतलब 2 इंटू पाई बाई कितना हो जाएगा 180। भाई 2 से 180 कैंसिल कितने टाइम कैंसिल सर 2 टाइम 90 टाइम, है ना। क्या आ जाएगा इसका आंसर कितना आएगा, है ना, इसका आ जाएगा पाई बाई 90। याद रखना। सर इसकी बात कर लो सर, तो क्या मैं लिख सकता हूँ इसको 1 इंटू पाई बाई 180। तो भाई 1 का मल्टीप्लाई भी करोगे तो पाई बटे 180 आएगा कि नहीं, कोई दिक्कत है क्या, ये रेडियन में आ गया। सर ये 2 है तो वही 2 गुना पाई बटे 180। तो भैया 2 से 180 काटूंगा 90 बार कट जाएगा, तो पाई बटे 180। क्या बात समझ में आ गई? सर इसमें से एक ये बन गया, ठीक है, ये तो बता ही दिया मैंने यहाँ से आपको। चलो इसको समझ लेते हैं। हाँ अब मैंने बोला 1 आए, 2 आए, 3 आए, 4 आए, 5 आए, भाई इसका आंसर तो 1 ही आने वाला है, मतलब इसका आंसर 1 आएगा। और 1 मतलब इसका आंसर मैं बता चुका आपको कि सर पाई बटे 180 का मल्टीप्लाई कर दो, मतलब इसका आंसर आ जाएगा पाई बटे 180। इसको देख लो भाई, साइन 1 है मतलब साइन 1 डिग्री है, इसका मतलब इसका 1 आंसर आएगा। और 1 को अगर मैं रेडियन में कन्वर्ट करता हूँ तो पाई बटे 180, तो भैया 1 का मल्टीप्लाई करो तो वही नंबर आ जाता है, तो पाई बटे 180 और ये आ जाएगा रेडियन। क्लियर है? ये हमारा आंसर होगा। क्लियर है बच्चों? बढ़ जाए आगे। चलिए यहाँ पर हमारा एक्चुअल में ट्रिग्नोमेट्री खत्म हो जाता है। ये बेसिक है, हमको बेसिक ही पढ़ना था, ज़्यादा लंबा नहीं पढ़ना है। अब आते हैं कोऑर्डिनेट जियोमेट्री पे कि कोऑर्डिनेट जियोमेट्री है क्या। इस बात को अगर आपको समझना है तो ध्यान से देखिएगा। मैंने बोला ये हमारा एक्स अक्ष होगा और ये हमारा वाई अक्ष होगा। ठीक है बच्चों, 2 अक्ष हो गए हमारे पास। मैंने कहा ये हमारे पास एक्स अक्ष है, ठीक है, और ये हमारे पास एक्स अक्ष और ये एक्स डैश हो गया ना, और ये हमारे पास क्या हो गया वाई, और ये वाई डैश हो गया, अक्ष हो गया। ये इसका मूल बिंदु होता है जिसको हमने ओ कहा। बात समझ में आ गई? अब यहाँ पर इसको बोलते हैं प्रथम चतुर्थांश, इसको बोलते हैं द्वितीय चतुर्थांश, इसको बोलते हैं तृतीय चतुर्थांश और इसको बोलते हैं चतुर्थ चतुर्थांश। ये मूल बिंदु है। मूल बिंदु के निर्देशांक 0 0 होते हैं। कितने होते हैं बच्चों मूल बिंदु के निर्देशांक? 0 0। अगर मैंने कहा यहाँ पर कोई आपके पास बिंदु P है तो इसके निर्देशांक आप लोगों के पास होंगे, क्या होंगे, x, y, x, y। मतलब x एक्सिस पर जो आप डिस्टेंस चलते हैं, x एक्सिस पर जो डिस्टेंस चलते हैं उसको आप पहले लेंगे, और y एक्सिस पर जो डिस्टेंस लेते हैं उसको हम बाद में लेते हैं। इतनी बात अपने को याद रखनी है। ज़्यादा लंबा नहीं देखेंगे अभी इसे हम स्मॉल ही समझते हैं, ठीक है, शॉर्ट में। हाँ अब यहाँ आता है डिस्टेंस फार्मूला। अब डिस्टेंस फार्मूला का मतलब है बेटा, इसको हम बोलते हैं दूरी सूत्र। क्या बोलते हैं इसको बच्चों? दूरी सूत्र। अब ये दूरी सूत्र क्या होता है सर, ये तकलीफ वाली बात है। अब दूरी सूत्र क्या है इसको यहाँ समझते हैं। मैंने कहा एक बिंदु आपके पास P है, एक बिंदु Q है। अब ध्यान से देखो, अगर मैंने कहा ये बिंदु मेरे पास P है, ये बिंदु Q है, तो इसके कोऑर्डिनेट और होंगे x2 y2 हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इसको x1 y1 ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इन दोनों के बीच की दूरी कितनी होगी, कैसे निकालेंगे, तो उसका फार्मूला हम लिखने जा रहे हैं बच्चों। तो उसका फार्मूला होता है दूरी सूत्र। अगर मैं P Q बिंदु लिया था तो दूरी हो जाएगी, तो दूरी का जो फार्मूला होगा बच्चों वो होता है अंडर रूड ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये होता है। या तो बच्चों इस बात को ऐसे भी लिख लेना, कभी कंफ्यूज नहीं होना, बराबर ये ऐसे भी लिखा जाता है कि x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। कंफ्यूज मत होना कि 1 पहले लिखेगी 2 पहले लिखेगा, है ना, दोनों से आंसर सेम आते हैं। ये दूरी सूत्र याद रख लेना। सर दूरी सूत्र पर एक क्वेश्चन बता दो, तो एक क्वेश्चन ले लेते हैं। मैंने कहा कि अगर मैं एक क्वेश्चन अगर लेना चाहता हूँ तो मैंने बोला एक प्रश्न ले लेते हैं। यहाँ पर प्रश्न क्या हो जाएगा, मान लिया जाए, कहता है कि प्रश्न में कहता है कि दो बिंदु
P जिसके निर्देशांक 3, 2 है, वह एक बिंदु Q है जिसके निर्देशांक 4, 5 है, के बीच की दूरी ज्ञात करें। तो हम बीच की दूरी ज्ञात कर देते हैं। कैसे करेंगे, ध्यान से देखो बच्चों। अगर मैं बीच की दूरी अगर निकालना चाहता हूँ तो मैं एक बात आप लोगों को बोलूँ, तो दूरी सूत्र हमारे पास ये है। तो अभी सबसे पहले हम इसको क्या इसे हम x1 ले सकते हैं, इसे y1 ले सकते हैं, इसे x2 ले ले, इसे y2 ले लेते हैं। तो अब ध्यान से देखिए बच्चों, दूरी सूत्र क्या होता है सर, PQ बराबर दूरी निकाल रहे हैं बराबर फार्मूला क्या होगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। क्लियर है ना बच्चों, बढ़ते हैं आगे, बराबर अंडर रूट ऑफ x2 की वैल्यू क्या है 4, तो हो जाएगा 4 माइनस x1 की वैल्यू 3, तो 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू 5 माइनस ये y1 की वैल्यू 2 का होल स्क्वायर बराबर क्या होगा, अंडर रूट ऑफ 4 में से 3 गया 1 और 1 का वर्ग 1 धन 5 में से 2 गया 3, 3 का वर्ग 9, तो बराबर कितना आ गया बच्चों 10। और ये अब हमारे पास नहीं पता किस में है, तो हम दूरी निकाल रहे हैं, तो दूरी की कुछ ना कुछ मात्रक होगा दूरी का, है ना, कुछ ना कुछ मात्रक होगा, कुछ ना कुछ में तो गिनेंगे। मेरे को नहीं मालूम कि हम सेंटीमीटर में गिनेंगे कि मीटर में गिनेंगे, मुझे नहीं मालूम, तो मैं क्या यहाँ लिख सकता हूँ इकाई। अब मुझे नहीं मालूम क्या इकाई है उसकी, मैंने इकाई लिख दिया। बात समझ में आ गई, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, अब आता है स्लोप ऑफ लाइन। सर ये स्लोप ऑफ लाइन क्या होता है, तो ध्यान से देखो, अगर मैं आप लोगों को बोलूँ बच्चों कि यहाँ पर इन पॉइंट के बीच की बात करूँ तो ये स्लोप मिलता है। एक्चुअल में स्लोप की बात करें तो स्लोप कुछ ऐसे मिलता है, मतलब वो अभी मैं आपको उतना डिटेल नहीं बता रहा हूँ, लेकिन स्लोप की बात करें तो स्लोप कुछ ऐसे ही होता है। तो सर स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है, तो स्लोप का फॉर्मूला होता है स्लोप हिंदी में समझा दो सर, इससे क्या होता है, स्लोप ऑफ लाइन का मतलब है रेखा की प्रवणता। हिंदी में क्या लिखते हैं इसको, रेखा की प्रवणता या प्रवणता को ही हम क्या बोलते हैं बच्चों, ढाल, रेखा की ढाल। सर इसका फार्मूला क्या है, इसका फार्मूला होता है बच्चों टेन थीटा इज इक्वल टू m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ये फार्मूला होता है बच्चों रेखा की प्रवणता या ढाल का। मतलब या तो कोण दिया रहेगा तो हमको m निकालना है ढाल, या तो अगर कोण नहीं दिया तो हमको पॉइंट दिए रहेंगे, ऐसे बिंदु दिए रहेंगे, तो हम उससे ऐसे निकाल सकते हैं। सर इसका एक क्वेश्चन करवा दीजिए। तो अगर मैं कहता हूँ कि इसका एक क्वेश्चन करें, तो ध्यान से देखिए, इसका एक क्वेश्चन कर लेते हैं। मैंने कहा कि यदि एक रेखा x अक्ष के साथ 45 डिग्री का कोण बनाती है तो 45 डिग्री का कोण बनाती है तो क्या बात हो जाएगी, 45 डिग्री का कोण बनाती है तो क्या होने वाला है बच्चों, तो रेखा की ढाल क्या होगी, या ज्ञात करें। तो रेखा की ढाल को हमने m से रिप्रेजेंट किया, m बराबर टेन थीटा, और थीटा की वैल्यू कितनी है बच्चों 45 डिग्री, तो टेन 45। तो भैया m बराबर सर टेन 45 की वैल्यू 1, तो रेखा की ढाल कितने की हो जाएगी 1 की। ये तुम्हारा आंसर है। सर अगर यही पॉइंट आ जाए तो कैसे निकालते हैं, ध्यान से देखो, अगर यही पॉइंट आ जाए तो ढाल का फार्मूला यही, अगर ये अभी इस क्वेश्चन में अगर मेरे को ढाल निकालना है, क्या निकल जाएगा बेटा, m बराबर y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो बराबर याद रखेंगे y2 की वैल्यू कितनी है 5, y1 की वैल्यू कितनी है 2, तो 5 ऋण 2 बटे x2 की वैल्यू 4 और x1 की वैल्यू 3, तो बराबर कितना आ जाएगा, 5 में से 2 गया, देखो 5 में से 2 गया तो कितना आएगा 3 बटे। अब ध्यान से देखो 4 में से 3 गया 1, तो मतलब बराबर कितना आ गया 3, तो यहाँ पर ढाल कितनी है 3 की है। बात समझ में आ गई।
इस प्रश्न में ढाल 3 की आ गई, इस प्रश्न में ढाल 1 की आ गई। क्लियर है बच्चों? कोई डाउट? कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब आते हैं डिफरेंशिएशन कि डिफरेंशिएशन होता क्या है। तो बच्चों डिफरेंशिएशन में हम ज़्यादा बड़ी भारी बात नहीं देखेंगे, हम फॉर्मूले देखते हैं कि फॉर्मूले क्या होते हैं डिफरेंशिएशन के। तो अगर मैं पहले फॉर्मूले की बात करूं बच्चों, तो पहला फॉर्मूला याद रखना, एक्चुअल में डिफरेंशिएशन को हम डी अपॉन डी एक्स या वाई डेस या एफ डेस एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, या कहीं ना कहीं डी डेस से भी रिप्रेजेंट करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कर सकते हैं। तो ध्यान से देखो बच्चों, डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले क्या होते हैं। ये होते हैं बेटा डी अपॉन डी एक्स, अगर यहाँ पर x रेज टू दी पावर n है तो इसका आंसर आता है बेटा n x रेज टू दी पावर n माइनस 1, मतलब ये जो घात रहती है उसको सामने ला लो, एक घात को कम कर लो। बात समझ में आ रही है? दूसरा क्वेश्चन अगर आपके पास आ गया कि d अपॉन डी एक्स, अगर आप लोगों के पास, मैंने कहा कि अगर कोई कांस्टेंट नंबर है, कोई यानी अचर संख्या है, तो उसका आंसर हमेशा 0 आता है। तीसरी बात याद रखना बच्चों कि d अपॉन डी एक्स अगर e रेज टू दी पावर x है तो इसका आंसर e रेज टू दी पावर x ही आता है। क्लियर है ना बच्चों? मैंने कहा चौथी बात कि अगर कोई d अपॉन डी एक्स, अगर मैंने कहा कि आपके पास log x है तो log x का डिफरेंशिएशन को मैंने हिंदी में नहीं लिखा, क्या? अवकलन। क्या कहते हैं बच्चों इसको? अवकलन। तो क्या हो जाएगा, इसका अवकलन कितना होगा बच्चों? 1/x होगा, 1/x होगा। पांचवी बात बच्चों कि अगर मैंने कहा d अपॉन डी एक्स, अब इतनी बात तो हो गई, अब मेरे पास कोई पता नहीं। अब मैं तीसरी बात कर लेता हूँ कि मैंने बोला कि मेरे पास एक फलन दिया है, फिर या तो धन में दिया या तो माइनस में दिया, और दूसरा फलन दिया है, तो इसका आंसर होता है एक पहले फलन का क्या कर दो आप, अवकलन कर दो। ठीक है, किसके सापेक्ष? x के सापेक्ष। धन है तो धन का चिन्ह लगाना, ऋण है तो ऋण का चिन्ह लगाना, और ये हो जाएगा dv अपॉन dx। ठीक है, छठा फार्मूला आप याद रखेंगे कि d अपॉन डी एक्स, अगर मैंने कहा u इंटू वी, मतलब कि क्या हो गया, दो फलन आ गए और गुना में है, तो कैसे करोगे बच्चों? एक फलन को छोड़ देना, दूसरे फलन का अवकलन कर देना, धन का चिन्ह लगाना। अब देखो, जिस फलन का अवकलन करें उसको छोड़ दो, जिस फलन को छोड़े थे उसका क्या कर देंगे? अवकलन कर देंगे बच्चों। क्लियर है? उसके बाद सातवां, अब मैंने कहा कि ये सातवां फार्मूला हम ले लेते हैं d अपॉन डी एक्स, अगर मैंने कहा बच्चों कि ये u अपॉन v वाला कंसेप्ट है, मतलब ये भाग वाला आ गया, तो हमेशा याद रखना इसमें देखो, इसमें किसी को भी छोड़ो, किसी का भी पहले अवकलन करो, कोई दिक्कत नहीं है गुना में, लेकिन भाग में है, भाग में हमेशा हम पहले आधार को छोड़ देंगे और क्या करेंगे, जो अंश है उसका अवकलन करेंगे। यहाँ माइनस लगेगा, यहाँ प्लस लग रहा था, यहाँ माइनस लगेगा। अब जिसका अवकलन हो गया उसको छोड़ दो, और जिसको छोड़े थे उसका हम क्या कर देंगे बच्चों? अवकलन करेंगे, और पूरे के बटे में जो हर है उसको हम स्क्वायर कर देंगे। क्लियर है ना बच्चों? अब ध्यान से देखो, आगे बढ़ते हैं हम। अब मैं कहता हूँ कुछ और फार्मूले लेते हैं, तो मैंने कहा फार्मूले हम अलग ले लेते हैं दूसरे वाले। अब मैंने कहा एक होता है आपका चैन रूल, श्रृंखला नियम। श्रृंखला नियम में याद रखना बच्चों, एक फार्मूला होता है डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर डी वाई अपॉन डी टी इंटू डी टी अपॉन डी एक्स। क्लियर है बच्चों? ये आपका फार्मूला होगा। अब ध्यान से देखो, इसको क्या बोलते हैं? तो श्रृंखला नियम बोलते हैं बच्चों। क्या बोलते हैं इसको? श्रृंखला नियम बोलते हैं बच्चों, ये श्रृंखला नियम होगा। क्लियर है? ये भी याद रखना बच्चों कि अगर आपके पास कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फलन है ना, त्रिकोणमितीय फलन है, तो उसका कैसे होता है? देखो, डी अपॉन डी एक्स, अगर आपके पास साइन एक्स आ जाए तो साइन एक्स का कॉस एक्स होगा बच्चों। अगर मैंने कहा डी अपॉन डी एक्स, अगर मेरे पास कॉस एक्स आ जाए तो इसका साइन एक्स होगा, बट माइनस में होगा, ऋणात्मक होगा। ठीक है, अगर मेरे पास डी अपॉन डी एक्स आ जाए, टेन एक्स आ जाए बच्चों, तो टेन एक्स का होता है सेक स्क्वायर एक्स। ठीक है ना? अगर डी अपॉन डी एक्स हो बच्चों, अगर मेरे पास टेन एक्स के बाद मैं कहता हूँ कि कॉट एक्स आए, तो इसका आता है बेटा माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। डी अपॉन डी एक्स, अगर मेरे पास बच्चों सेक एक्स आए, तो सेक एक्स का अवकलन कितना होता है? सेक एक्स इंटू टेन एक्स होता है बच्चों। ठीक है, अगर मेरे पास सेक एक्स के बाद अगर मैंने कहा कि मेरे पास कॉसेक एक्स आ जाए, तो कॉसेक एक्स का माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स होता है बच्चों।
यहाँ याद रखो, देखो जो सी से शुरू हो रहा है ना, उसका अवकलन होने पर देखो माइनस आता है ना, अपन ऐसा याद रख सकते हैं। इन फॉर्मूले का यूज हम क्वेश्चंस में करते हैं। एक दो क्वेश्चन आपको बताने की कोशिश करता हूँ बच्चों, ध्यान से देखो। मैंने कहा एक क्वेश्चन ऐसे ले लेता हूँ, मैंने कहा मेरे पास एक फलन है कि y बराबर, क्वेश्चन ले लिए कि y बराबर 3x² प्लस log x प्लस, यहाँ माइनस ले लेते, e⁻x है। सर इसका अवकलन बताइए, का x के सापेक्ष अवकलन करे, सापेक्ष अवकलन ज्ञात करे, या अवकलन, या इसको अवकलन न लिखे तो अवकल गुणांक ज्ञात करे, अवकल गुणांक ज्ञात करे। अब अवकल गुणांक कैसे ज्ञात करेंगे बच्चों, उसे ध्यान देते हैं। तो मैंने कहा सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो अब दिया गया जो फलन है उसको लिख देंगे। तो y बराबर कितना दिया बच्चों, 3x² प्लस log x माइनस e⁻x। अब क्या करेंगे बच्चों, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। तो दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अब अवकलन करेंगे तो ध्यान से देखो, ये हो जाएगा d/dx, क्योंकि x के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं। एक सेकेंड बच्चों, एक सेकेंड, मैं थोड़ा पानी पी लेता हूँ, ठीक है। ठीक है, अभी आ जाएगा y, देखो लेफ्ट हैंड साइड का अवकलन करें, आप राइट हैंड साइड का भी कर दें, तो d/dx, और ये हो जाएगा 3x² प्लस log x माइनस e⁻x। क्लियर है, इसे सॉल्व करेंगे तो देखो 3 कांस्टेंट है, बाहर हो जाएगा, ठीक है। अब मैं बोल रहा हूँ x² का, अभी फार्मूला बताया था, जो भी पावर होगी उसको सामने लाओ, एक पावर कम कर दो। तो पावर सामने लेके आऊंगा तो ये 2 सामने आ गया, और एक पावर कम, मतलब 2 में से एक गया, एक को लिखते नहीं है ना, log x का 1/x, और e⁻x का e⁻x ही होता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो बराबर 3 दूनी 6x धन 1/x माइनस e⁻x होगा। क्लियर है बच्चों, क्लियर है। एक क्वेश्चन हम साइन वाला ले लेते हैं, जिसमें गुणा वाला कंसेप्ट लेते हैं। मैंने कहा कि क्वेश्चन ले रहे हैं कि y बराबर, जैसे मैंने कहा कि e⁻x इंटू साइन x का अवकलन कीजिए, का अवकलन कीजिए। अब आप इसका अवकलन करेंगे तो इसका अवकलन कैसे करते हैं, ध्यान से देखो। अगर मैं इसके अवकलन की बात कर रहा हूँ तो ध्यान से देखो, वही दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, x के रिस्पेक्ट में, तो जाएगा d/dx, और ये होगा e⁻x इंटू साइन x, ठीक है। यहाँ से किसी एक फलन को छोड़ दो, एक फलन को छोड़ देंगे, तो मैंने बोला e⁻x को छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं। अब जो दूसरा फलन है उसका हम क्या करेंगे, अवकलन करेंगे, माइनस। अब जो जिस फलन को का हमने अवकलन कर दिया उसको छोड़ दो, और जिसको छोड़े थे उसका हम क्या कर देंगे बच्चों, अब अवकलन कर देंगे। क्लियर है, तो बराबर e⁻x साइन x का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कितना होगा, अवकलन कितना होगा बच्चों, साइन x का मैंने बताया था cos x होता है, माइनस ये साइन x को साइन x सर को कोई दिक्कत नहीं है सर, e⁻x का कितना होता है, e⁻x ही होता है, बराबर दोनों में से क्या कॉमन, e⁻x कॉमन, ये हो गया cos x माइनस साइन x। आपको ये याद रखना है, ठीक है बच्चों, क्लियर है। आपको ऐसे क्वेश्चंस बनाने होते हैं। अब आता है इंटीग्रेशन। अब इंटीग्रेशन का मतलब क्या बच्चों, लिख देता हूं, इंटीग्रेशन का मतलब होता है समाकलन। समाकलन क्या होता है बच्चों, समाकलन, ठीक है ना। समाकलन कैसे करते हैं, तो याद रखना बच्चों, मैं यहाँ एक नोट लिख देता हूँ, एक नोट लिख रहा हूँ कि जो समाकलन है, जो समाकलन है, यह अवकलन की विपरीत क्रिया है, विपरीत क्रिया है। यह अवकलन की विपरीत क्रिया है, यानी अवकलन में जैसे करते हो, इसका मतलब मैं आपको बताऊं कि अगर एक फलन लिया ना आपने, उस फलन का अगर अवकलन कर रहे हो तो जो आंसर मिलता है, उस आंसर का अगर समाकलन करो तो पुनः वो फलन मिल जाता है, ठीक है। तो इसके कुछ फॉर्मूले में लिख देता हूँ, फॉर्मूले ध्यान से देखिएगा।
मैंने अगर इसके कुछ फॉर्मूले की बात किया तो फॉर्मूले क्या हो जाएंगे, मान लिया जाए हमारा फर्स्ट फॉर्मूला, ध्यान से देखेंगे। मैंने कहा कि अगर आपके इंटीग्रेशन का सिंबल ऐसे होगा x रेज टू दी पावर n और ये dx लगाते हैं, ठीक है, जो उसमें d अपॉन dx लिखते थे ना, इसमें इंटीग्रेशन और dx लिखते हैं। इसके फॉर्मूले में याद रखना बच्चों, एक पावर बढ़ती है और बटे में वही पावर आ जाती है, यानी बड़ी हुई पावर आ जाती है। दूसरा फार्मूला, अगर e रेज टू दी पावर x है बच्चों तो इसका आंसर अगेन e रेज टू दी पावर x ही होता है, कोई चेंज नहीं होगा। तीसरा कि अगर आपके पास 1/x है dx तो ये क्या होगा बेटा, log x होगा। याद करो याद करो याद करो, देखो log x का 1/x होता था, देखो इसका ये होता था, है ना, तो इसका उल्टा चल रहा है हमारे पास। चौथा फार्मूला, ठीक है, अब चौथे फार्मूले की बात करते हैं कि इंटीग्रेशन अगर मेरे पास u प्लस और माइनस v आ जाए तो सर क्या होगा, याद रखो पहले इंटीग्रेशन करेंगे पहले फलन का, अगर धन है तो धन लगाना, ऋण है तो ऋण लगाना, फिर दूसरे फलन का हम क्या कर देंगे, समाकलन कर देंगे, दूसरे फलन का क्या कर देंगे, समाकलन कर देंगे। पांचवा फार्मूला, यहाँ पर त्रिकोणमितीय फार्मूला याद रखना, त्रिकोणमितीय फार्मूला याद रखना, जैसे मैंने कहा इंटीग्रेशन साइन एक्स अगर dx है तो इसका इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स होता है। अगर दूसरा, अगर मतलब छठवें फार्मूले की बात करूँ, इंटीग्रेशन अगर कॉस एक्स dx है तो इसका आंसर साइन एक्स आता है, ठीक है। और एक बड़ा प्यारा सा फार्मूला है बच्चों, जिसको हम बोलते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, अभी बड़ा प्यारा सा फार्मूला मिलेगा जिसको हम खंडशः समाकलन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, खंडशः समाकलन बोलते हैं, समाकलन। अब खंडशः समाकलन की बात करूं बच्चों तो खंडशः समाकलन का फार्मूला होता है, यानी कि अगर मल्टीप्लाई में आ जाए u इंटू वी और dx तो क्या करते हैं, किसी एक फलन को छोड़ देते हैं, दूसरे फलन का हम समाकलन करते हैं, ऋण लगाते हैं, पूरा समाकलन करते हैं, ब्रैकेट में लिखते हैं, जिसको हमने छोड़े थे उसका हम क्या कर देंगे, अवकलन करेंगे, उसका क्या करेंगे बच्चों, हम अवकलन करेंगे, और जिसका समाकलन किए थे उसका पुनः समाकलन करते हैं, ब्रैकेट क्लोज करते हैं, और इंटीग्रेशन लगाएं उसके लिए फिर से हम एक बार dx लिखेंगे। ये होता है खंडशः समाकलन का फार्मूला। याद रखना बच्चों, इसमें किस फलन को पहला फलन मानना है, तो एक मैं ट्रिक बता देता हूँ आप लोगों को ये ट्रिक याद रख लेनी है कि आईलेट, ILATE, वैसे तो आपको इतना समझ में नहीं आएगा, फिर भी थोड़ा सा याद रखना। आईलेट का मतलब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, मतलब प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, आई का मतलब प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, एल का मतलब लॉगरिथम फलन, उसके बाद तुम्हारा ए का मतलब एल्जेब्रिक मतलब बीजगणितीय फलन, टी का मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक का मतलब क्या होता है, आईलेट, TE होता है ना, आईलेट, है ना। उसके बाद क्या है, ए का मतलब एल्जेब्रिक मतलब बीजगणितीय, टी का मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक मतलब त्रिकोणमितीय फलन, ई का मतलब एक्सपोनेंशियल फंक्शन मतलब चर घातांकीय फलन, ठीक है। इसमें से जो पहले आता है उसको पहला फलन और जो बाद में आता है उसको बाद का फलन मानते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इसको भी आप देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अब आता है वेक्टर। अब क्या आता है बेटा, वेक्टर का मतलब क्या है, सदिश, वेक्टर का मतलब क्या है, सदिश। अब हम पढ़ेंगे सदिश के बारे में, है ना। आपके मन में आ रहा होगा सर ये तो 11 का सिलेबस है, नहीं बच्चों, सदिश आना चाहिए, देखो बिना सदिश के आपकी फिजिक्स नहीं बनेगी आगे की, क्लियर है ना। तो बढ़ते हैं सदिश के ऊपर। देखो क्या लिखा हुआ है, ये पूरा बहुत इंग्लिश में लिखा हुआ है, थोड़ा सा मैं इसको हिंदी में आपको बता देता हूँ, इंग्लिश को एक बार रिपीट कर देता हूँ। देखो क्या बोलता है, अ फिजिकल क्वांटिटी विच रिक्वायर्स मैग्नीट्यूड एंड अ पर्टिकुलर डायरेक्शन व्हेन इट इज expressed, okay, and vector quantities must obey the rules of vector algebra. What I am कन्वर्टिंग इन इंग्लिश लैंग्वेज टू हिंदी लैंग्वेज, बट कैसे इसको देखेंगे, ध्यान से देखो। मैं कहता हूँ कि जो आपके पास ये दिया है, वेक्टर की बात करें तो वेक्टर एक ऐसी राशि होती है, जिसका, ध्यान से देखो, वेक्टर एक ऐसी राशि होती है, यानी सदिश एक ऐसी राशि होती है जिसमें परिमाण, जिसमें क्या क्या हो बच्चों, जिसमें परिमाण, क्या हो बच्चों, परिमाण हो, और दूसरी बात प्लस दिशा भी हो, या पहले से पढ़ के आओ कि शरीर जिसमें परिमाण और दिशा दोनों होता है ना सर, वो क्या होता है बेटा, वो हमारे पास सदिश होता है। नहीं, ऐसी बात नहीं है, परिमाण और दिशा के साथ साथ वह ये क्या होना चाहिए बेटा, ये सदिश योग के त्रिभुज नियम का पालन करना चाहिए। किसका पालन करना चाहिए, वह सदिश योग के
त्रिभुज नियम का पालन करना चाहिए, त्रिभुज नियम का पालन करें, पालन करें। ये सदिश योग के त्रिभुज नियम का क्या करना चाहिए बच्चों, पालन करना चाहिए। अगर सदिश योग के त्रिभुज नियम का पालन नहीं करेगी तो फिर ये सदिश राशि नहीं है। एग्जाम्पल दे देता हूँ, ध्यान से देखो, है ना। एग्जाम्पल देता हूँ, मैंने कहा विद्युत धारा, विद्युत धारा, बताओ बताओ बच्चों, कमेंट जरूर करें, सदिश है कि अदिश है, बताओ जल्दी से, सदिश है कि अदिश है। भाई ये कई बच्चे बोलेंगे सदिश है, सदिश इसलिए बोलोगे क्योंकि सर एक करंट कैरिंग वायर है, सॉरी एक हमारे पास तार है, एक वायर है, तार है, जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो सकती है, जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो सकती है। मैंने कहा इसमें इस पर्टिकुलर दिशा में, इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में 5 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है, यानी 5 एम्पियर धारा प्रवाहित हो रही है। तो बताओ दिशा भी है और मैग्नेट परिमाण भी है, दिशा और परिमाण दोनों है। तो ये सर हमारे पास क्या होना चाहिए, ये वेक्टर होना चाहिए, सदिश होना चाहिए, पर ये सदिश नहीं है क्योंकि ये त्रिभुज, सदिश योग के त्रिभुज नियम का पालन नहीं करता बच्चों। बात समझ में आ रही है ये बात। हाँ, अब इस सदिश का रिप्रेजेंटेशन दिया गया है। सदिश हमारे पास, सदिश को हम रिप्रेजेंट इस तीर के निशान से करते हैं। ये टेल है, टेल का मतलब होता है पुछ, और जो हेड है, हेड का मतलब होता है शीर्ष। क्या होता है बच्चों, शीर्ष। मैग्नीट्यूड का मतलब है परिमाण, और डायरेक्शन का मतलब है बच्चों दिशा। याद रखें, दिशा ये एरो का साइन, ये जो तीर का निशान है वो क्या कर रहा है, दिशा रिप्रेजेंट कर रहा है, दिशा रिप्रेजेंट कर रहा है। उसके बाद यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है बच्चों, ये लेंथ है, ये परिमाण है आपका, ये परिमाण को रिप्रेजेंट करता है। ये आपका पूछ होती है और ये क्या होता है बच्चों, शीर्ष होता है। आप इसे याद रखेंगे। क्लियर है, बढ़े आगे। अब आपके पास दिया गया है एडिशन ऑफ 2 वेक्टर्स, मतलब दो सदिशों का योग, दो सदिशों का योग। अब दो सदिशों का योग कैसे होता है, दो सदिशों को कैसे जोड़ते हैं। देखो आपको डायग्राम के माध्यम से दिख रहा होगा कि हमारे पास ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है। अगर मैं इन दोनों सदिशों को जोड़ दूं, अगर मैं इन दोनों सदिशों को जोड़ दूं तो देखो इसको ऐसे जोड़ा गया है। अब इसका परिणामी निकालना है मेरे को, इसका परिणामी निकालना है, परिणामी वेक्टर निकालना है, परिणामी सदिश निकालना है। कैसे निकालते हैं एक्चुअल में, ये जो जोड़ा गया है इस बात को मैं कुछ ऐसे समझाना चाहूँगा, बड़े ध्यान से देखो, इस बात को मैं कुछ अपने तरीके से समझाना चाहूँगा। मैंने कहा एक वेक्टर आपका ये है, ये ए वेक्टर है। फिर मैंने कहा कि ये आपके पास दूसरा वेक्टर है बी वेक्टर, ठीक है। ये दो बात हो गई। अब मैं इन दोनों को मैं जोड़ना चाह रहा हूँ, ये आपके पास ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है। अगर मैं दोनों को जोड़ देता हूँ तो ये मेरा बन गया ए वेक्टर, ये मेरा बन गया ए वेक्टर, ये क्या बच्चों ए वेक्टर है। और मैं अब बी वेक्टर को इसमें यहाँ पर बना दे रहा हूँ, ये बी वेक्टर है, ठीक है। ये आपका बी वेक्टर बन गया। क्या बन गया बच्चों, ये बी वेक्टर बन गया। तो बेटा इसका जो रिजल्टेंट मिलता है, परिणामी मिलता है, वो क्या बोलता है, ये ऐसा बनता है। इसको हम क्या बोलते हैं, परिणामी बोलते हैं आर वेक्टर। ये आर वेक्टर क्या होता है बेटा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, यानी दोनों के योग के बराबर होता है। मतलब इस वेक्टर और इस वेक्टर को अगर जोड़ दो आप, इस वेक्टर और इस वेक्टर को जोड़ दो तो तुमको ये मिल जाएगा, परिणामी मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, ये परिणामी मिल जाएगा। बात समझ में आ रही है, इस वेक्टर और इस वेक्टर को जोड़ने पर हमको ये परिणामी मिलता है, ये परिणामी मिलता है। क्लियर है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, सॉरी बच्चों, ठीक है। ये हमको परिणामी मिल जाता है। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसका मतलब मैं एक बात इसको थोड़ा सा थियोरेटिकल बता देता हूँ कि दो सदिश यदि किसी त्रिभुज की संगत भुजाओं द्वारा एक ही क्रम में प्रदर्शित किए गए हैं तो उस त्रिभुज की तीसरी भुजा उसके विपरीत क्रम में रिप्रेजेंट की जाती है, जिसको हम क्या कहते हैं, इसका परिणामी कहते हैं। ठीक है, इस बात को आप याद रख लेंगे। तो ये योग होता है। अब याद रखो बच्चों, आगे बढ़ते हैं। इसी में हम आपको एक बात बता देना चाहते हैं, ठीक है। मैंने कहा ये जैसे थीटा बन रहा था, ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में क्या इतना बन रहा था, एंगल थीटा बन रहा था। तो मैंने कहा कि देखो इसको मैं थोड़ा आगे बढ़ा देता हूँ यहाँ पर, तो ये ठीक है। तो ध्यान से देखो, क्या यहाँ पर एंगल थीटा बन रहा है, हाँ सर थीटा बन रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं एक बात बोलूँ, क्या यहाँ पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूँ क्या, यहाँ पर मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूँ, ये परपेंडिकुलर मैंने ड्रॉ कर दिया, ये परपेंडिकुलर भी ड्रॉ कर दिया। ये कितना बन गया बच्चों, 90 डिग्री बन गया। कितना बन गया, 90 डिग्री बन गया। तो अगर मैं एक बात बोलूँ आप लोगों को कि अगर मेरे को ये थीटा निकालना है, अब एक बात समझो, क्या मैं इस बात को कुछ ऐसे लिख सकता हूँ, ये आपका बी वेक्टर है तो ये क्या होगा, इसका घटक बन जाएगा, इसको हम क्या बोलते हैं। तो याद रखोगे
कि अगर मैं इसकी बात करने जा रहा हूँ, तो ये बनेगा तुम्हारा बी कॉस थीटा, और ये तुम्हारा बनेगा बच्चों, ये आप लोगों का बन जाएगा, बी साइन थीटा। क्या बनेगा? बी साइन थीटा। तो अगर मैं ये थीटा निकालना चाहूँ, एंगल निकालना चाहूँ, तो एंगल क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अरे भैया लंब बटे आधार, तो ये थीटा मिल जाएगा मेरे पास। पर थीटा को हम ऐसे नहीं निकाल सकते, थीटा निकालने का एक फार्मूला होता है। और थीटा को कैसे फाइंड आउट करेंगे, या इस आर के परिणामी को कैसे फाइंड आउट करते हैं? तो आर तो हमको मिल गया सर, आर वेक्टर तो ऐसे निकालते हैं, पर इस आर वेक्टर का परिणामी कैसे निकलेगा? तो मैं बता देता हूँ। परिणामी किसका? आर वेक्टर का। तो आर वेक्टर के परिणामी को आर लिखते हैं बराबर अंडर रूट ऑफ ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab, और ये होता है बेटा कॉस थीटा। ये होता है, ये आर का परिणामी का फार्मूला होता है। आप इसे याद रखेंगे। क्लियर है बच्चों? क्लियर है? ठीक है, आप इसे याद रखेंगे, इसको भूलना नहीं है बच्चों। अब एक बात बता रहा हूँ मैं आपको, अगर आप यहाँ पर अल्फा निकालना चाहते हैं, अगर इस अल्फा की वैल्यू निकालना चाहते हैं, तो अल्फा कैसे निकालेंगे? थीटा तो यहाँ से निकल जाएगा, अल्फा कैसे निकालेंगे? तो एक बात रखो, मैं इस बात को थोड़ा सा यहाँ से क्लीन करने की कोशिश करता हूँ। एक सेकेंड, ये हिल जाता है यार, एक सेकेंड। ठीक भाई, सीधे हो जाओ। ठीक है, अब मैंने एक बात बोला कि मैं अगर ये अल्फा निकालना चाहता हूँ, तो अल्फा का फार्मूला क्या मिलेगा? तो मैं अगर यहाँ पर अल्फा निकालना चाहता हूँ, मैं फार्मूला लिख रहा हूँ, एक सेकेंड, मैं यहाँ फार्मूला लिख रहा हूँ। मैं बोलूँगा टेन अल्फा बराबर, टेन अल्फा क्या होता है सर? लंब बटे आधार। लंब क्या है? बी साइन थीटा है, ये हो जाएगा बी साइन थीटा अपॉन पूरा आधार देखो, ये ए है, ये ए जुड़ जाएगा प्लस, और ये क्या है? बी कॉस थीटा है, तो बी कॉस थीटा, ये हो जाता है बच्चों। ठीक है, आगे बढ़ जाए। अब बढ़ते हैं आगे, ध्यान से देखिए। अब आता है स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स को हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं बच्चों, क्या होता है? दो सदिशों का अदिश गुणनफल, गुणनफल। इसको ध्यान से देखो बच्चों, मैंने कहा कि मेरे पास एक वेक्टर ये है, मैंने कहा मेरे पास दूसरा वेक्टर ये है, दो वेक्टर हो गए, हमारे पास हो गए। मैंने कहा इनके बीच में एंगल थीटा बन रहा है। कितना एंगल बन रहा है बच्चों? थीटा बन रहा है। मैंने कहा ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, इनके बीच एंगल थीटा बन रहा है। तो दो सदिशों के अदिश गुणनफल को हम कैसे लिखेंगे? तो लिखेंगे ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। इसको याद रखना, दो सदिशों के अदिश गुणनफल को हम डॉट प्रोडक्ट भी बोलते हैं, है ना? डॉट प्रोडक्ट भी बोलते हैं। तो क्या हो जाएगा? ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर, इसको लिखते हैं मॉडुलस ए वेक्टर इंटू मॉडुलस बी वेक्टर इंटू कॉस थीटा। याद रखेंगे कि ये ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर जो होता है बच्चों बराबर मॉडुलस ए वेक्टर का मतलब ए, मॉडुलस बी वेक्टर को हम बी लिख सकते हैं, मॉड हटाएंगे तो वेक्टर जाएगा, और क्या आ जाएगा? कॉस थीटा। ये आपके पास फार्मूला बन जाता है। बात समझ में आई बच्चों? बात समझ में आ गई? ये आपके पास क्या बन जाता है? एक फार्मूला बन जाता है। ये हमने एक फार्मूला बना दिया। ठीक है, क्लियर बात हो गई। अब क्या इसी बात से मैं आपको समझाना चाहूँगा, मैंने कहा कि मेरे पास कुछ केस लेता हूँ मैं, केस नंबर फर्स्ट। मैंने बोला केस नंबर फर्स्ट, यदि अगर मैं एक बात कहना चाहूँगा आप लोगों से कि यदि मेरे पास इसमें एंगल की वैल्यू, थीटा की वैल्यू 0 डिग्री आ गई, अगर थीटा 0 डिग्री है, तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर कितना बनेगा? थीटा 0 डिग्री का मतलब ये कैसे? पैरेलल है। कैसे बेटा? पैरेलल है, एक के ऊपर एक चल रहे हैं। इसका मतलब क्या होगा? ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर, ये हो जाएगा ए डॉट बी, और हो जाएगा कॉस 0 डिग्री। और कॉस 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। पता है कि नहीं? कॉस 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। तो मैं इसको लिख सकता हूँ ए इंटू बी इंटू 1। कितना हो जाएगा ये बेटा? बराबर ए इंटू बी, मतलब ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर ए बी आ गया। सेकेंड कंडीशन सुनो, अगर मैंने कहा कि अब मेरे पास थीटा की वैल्यू, यदि थीटा बराबर
90 डिग्री है, थीटा बराबर 90 डिग्री है, यानी परपेंडिकुलर हो गए, एक ऐसा और एक ऐसा परपेंडिकुलर हो गए। तो क्या होगा सर, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर सर ए डॉट बी, और ये जाएगा cos 90। और बताओ cos 90 की वैल्यू कितनी होती है, 0, मतलब ये पूरा का पूरा 0, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर 0। इसका मतलब है कि अगर कोई दो सदिश अगर कैसे हैं, लंबवत है, परपेंडिकुलर है, लंबवत है, तो उसका जो प्रोडक्ट होता है, डॉट प्रोडक्ट होता है, जो अदिश गुणनफल होता है बच्चों, वो कितना हो जाता है, 0 हो जाता है। बात याद रहेगी आप लोगों को। इसी फॉर्मूले से अगर मैं थीटा की वैल्यू निकालूं, मतलब कॉस थीटा बराबर, तो ये क्या हो जाएगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपान में ये हो जाएगा ए डॉट बी। ये फार्मूला एंगल निकालने के लिए हो जाता है, थीटा निकालने के लिए फार्मूला हो जाता है। बात समझ में आ रही है? चलो बढ़े आगे। अब आगे देखते हैं, तो यहाँ पर अब देखो, वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, यानी दो सदिशों के हम सदिश गुणनफल को समझते हैं। यहाँ देखेंगे दो सदिशों का सदिश गुणनफल, सदिश गुणनफल। अब दो सदिशों का सदिश गुणनफल को समझते हैं कि दो सदिशों का सदिश गुणनफल कैसे किया जा सकता है। तो ध्यान से देखो बच्चों, दो सदिशों के सदिश गुणनफल की बात करें तो एक्चुअल में बेसिक मैथमेटिक्स आपको है नहीं, बेसिक मैथमेटिक्स आप लोगों को नहीं है बच्चों, पर ये चीज़ों का यूज़ आपको आना चाहिए। तो इसमें याद रखें कि अगर मेरे पास एक वेक्टर है बच्चों, ये मान लिया जाए, मैंने बोला एक वेक्टर ये है ए, ठीक है बच्चों, दूसरा वेक्टर है ये बी, ऐसे सॉरी, दूसरा वेक्टर आपके पास ये है बी, ठीक है, दो वेक्टर हो गए। तो मैं कहता हूं बच्चों कि जो तीसरा वेक्टर बनेगा वो इसके परपेंडिकुलर बनेगा। तीसरा वेक्टर जो बनेगा बच्चों वो कैसा बनेगा, परपेंडिकुलर बनेगा, ऐसा, जो इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकलता है। ठीक है, ध्यान से देखो, ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, इसके बीच बनने वाला कोण यदि थीटा है तो ये तुम्हारा एन केप की डायरेक्शन होती है। एन केप मतलब यूनिट वेक्टर, पोजीशन वेक्टर। ठीक है, ध्यान से देखो, इसको कैसे लिखते हैं, इसको लिखने का तरीका होता है, इसको लिखने का क्या तरीका होता है सर, तो ये होता है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। अगर सदिशों का सदिश गुणनफल आएगा तो क्रॉस, ये होता है मॉडुलस ए वेक्टर मॉडुलस बी वेक्टर, और ये हो जाता है आपका साइन थीटा, और ये होता है एन केप। डायरेक्शन, इसकी डायरेक्शन किधर, ऊपर की ओर, परपेंडिकुलर इन दोनों की। ठीक है, इस बात को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू, मॉड अगर हटाता हूँ तो ए, और ये मॉड अगर हटा दिए बी, ये हो जाएगा साइन थीटा, और ये हो जाता है एन के। ठीक है बच्चों, तो ये मिल जाता है हमारे पास एक फार्मूला। क्लियर है? अगर मैं एक बात बोलूँ आप लोगों को कि क्वेश्चन मेरे पास दिया है कि मान लिया जाए ए वेक्टर बराबर 2i के प्लस 3j के प्लस के केप, व बी वेक्टर हमारे पास दिया है आई केप माइनस जे केप प्लस 2k केप। तो अगर इसका बोलता है डॉट प्रोडक्ट निकालो, मतलब दो सदिशों का अदिश गुणनफल बताओ, तो ए डॉट बी हो जाएगा, है ना। कैसे करेंगे सर, ये 2i केप प्लस 3j केप प्लस के केप, ये होगा, डॉट प्रोडक्ट निकाल रहे हैं तो जाएगा आई केप माइनस जे केप प्लस 2k केप, मल्टीप्लाई करेंगे। याद रखना यहाँ पर कि आई केप डॉट आई केप इज इक्वल टू 1, जे केप डॉट जे केप इज इक्वल टू 1, के केप इंटू के केप इज इक्वल टू 1, बट अदर के साथ, जैसे आई का अगर मल्टीप्लाई जे से कर दूँ तो ये 0 होगा, आई का मल्टीप्लाई अगर के से कर दूँ तो 0 होगा, जे का मल्टीप्लाई में के से कर दूँ तो 0 होगा, मतलब अदर के साथ करेंगे तो 0 होगा। ठीक है, तो अदर के साथ मल्टीप्लाई मत करो, सीधे करो। देखो आई वाले का आई से, तो 2 इंटू 1 तो ये हो जाएगा 2, और आई का मल्टीप्लाई 1 छोड़ दो, प्लस प्लस आर माइनस माइनस, 3 1 जा 3, प्लस 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 2 1 जा 2, तो 2 प्लस 2 4, मतलब 2 और 2 4 में से 3 गया तो 1, ये हमारे पास कितना आ गया, इसका आंसर 1 आ गया बच्चों। क्लियर है। लेकिन इसका क्रॉस प्रोडक्ट अलग तरीके से निकलता है बच्चों, क्रॉस प्रोडक्ट इसका अलग तरीके से निकलता है। चलिए उसे भी समझ लेते हैं हम लोग। अगर मैं इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकालना चाहता हूँ, इसको आप नोट कर ले, मैं इसको क्लीन कर देता हूँ फिर यहाँ से। ठीक है, नोट कर लिए, चलो बढ़ते हैं आगे। अगर मैं इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकालना चाहता हूँ बच्चों,
क्रॉस प्रोडक्ट। तो इसका मतलब है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर निकालते हैं। तो कैसे निकालेंगे? ये ऐसे, पहली रो आई के जे के। अब क्या करेंगे सेकंड रो में इस ए वेक्टर के कॉफिशिएंट को, मतलब 2 3 और ये 1 -1 और ये 2। ठीक है, सॉल्व करेंगे। देखो आई केप का आई केप, ये आई केप जिस रो जिस कॉलम में इसको छोड़ दो, बाकी का मल्टीप्लाई करो इसका। 3 का मल्टीप्लाई 2 से, तो 3 दूनी 6, ऋण 1 का मल्टीप्लाई, ऋण 1 का मल्टीप्लाई 1 से, तो ऋण 1 ऋण धन 1, यहाँ लगता है -j। ठीक है, जिस रो जिस कॉलम में छोड़ दो, बाकी का मल्टीप्लाई कर दो। 2 दूनी 4, ऋण 1 1 कम 1 धन के। ये अब जिस पंक्ति और जिस स्तंभ में उसको छोड़ दो, बाकी दोनों का मल्टीप्लाई। 2 का मल्टीप्लाई -1 से तो -2, 3 का मल्टीप्लाई 1 से तो -3। सॉल्व कर दो, 6 और 1 7, तो ये हो जाएगा 7 आई केप। 4 में से 1 गया तो 3, तो -3 जे केप। 2 धन ऋण 2 ऋण 3 ऋण 5, तो हो जाएगा ऋण 5 के। ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है बच्चों? तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को बेसिक मैथमेटिक्स समझ में आई होंगी। अगर आप इसकी फुल वीडियो देखना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा मैं आपको, जिसमें ट्रिग्नोमेट्री की फुल लेंथ वीडियो है, आप उसे देख सकते हैं। अगर आप लोगों को पूरा का पूरा सिलेबस, मतलब कि जितना सिलेबस है आपका भी है ना, उस सिलेबस की पूरा का पूरा वीडियो चाहिए है ना, पूरा फिजिक्स चाहिए, तो आप चैनल पर जुड़ जाए, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और वीडियो कैसी लग रही कमेंट जरूर करेंगे, कहाँ डाउट आ रहा है कमेंट करेंगे, मैं आपके डाउट क्लियर करूँगा। तो बच्चों अब इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोगों से हम विदा चाहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।